नमस्कार दोस्तों, हम कार्य वाला जो टॉपिक है उसके दो भाग अभी तक हम वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तीसरे भाग को हम ले रहे हैं। इससे पहले जो दूसरा भाग था उसके अंदर मैंने कार्य की तीन स्थितियां बताई थी। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। जरा याद करिएगा, इस पहली स्थिति के अंदर कार्य का मान आया था धनात्मक, दूसरे में कार्य आया था 0 और तीसरे में कार्य आया था ऋणात्मक। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें धनात्मक एवं ऋणात्मक कार्य दोनों देखने को मिलते हैं। क्योंकि परीक्षा के अंदर आता है, कोई भी उदाहरण देगा और बताएगा, पूछेगा इस उदाहरण के अंदर धनात्मक कार्य का उदाहरण क्या है और ऋणात्मक कार्य किस स्थिति में हो रहा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक ही एग्जाम्पल, एक ही स्थिति के अंदर भी आपको दोनों कार्य देखने को मिल सकते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। जरा देखिएगा कैसे। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, अब वस्तु को मैंने उठाया, लिफ्ट किया, लिफ्ट का होता है उठाना। वस्तु को जब हम उठाते हैं तो बताओ हम विस्थापन ऊपर की ओर कर रहे हैं, बल भी ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तो वस्तु को जब हम उठाते हैं, ये व्यक्ति, और व्यक्ति ने इस बॉक्स को, इस वस्तु को उठाया तो विस्थापन भी ऊपर की ओर है और बताओ बल भी ऊपर की ओर लग रहा है और दोनों बताओ एक ही दिशा में है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री। बताओ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसा है? धनात्मक। लेकिन वस्तु को जब हम उठाएंगे बताओ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बताओ किधर लगता है? नीचे की ओर। मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर, उत्प्लावक बल हमेशा ऊपर की ओर। याद भी रहेगा, उत्प्लावक बल ऊ का मतलब किधर लगता है? ये ऊपर की ओर। तो उत्प्लावक बल हमेशा ऊपर की ओर रट ले, नाम इसका उत्प्लावक बल। घर्षण बल, श्यान बल गति के विपरीत, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर। वापिस बोल रहा हूं एक बार, उत्प्लावक बल हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, हमेशा। चाहे कोई वस्तु पानी में ऊपर से नीचे आए, चाहे नीचे से ऊपर की जाए, अगला हमेशा किधर लगेगा? ऊपर की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर, और घर्षण बल, श्यान बल दोनों गति के क्या लगते हैं? विपरीत। तीनों बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जरा देखिएगा कि जब वस्तु को उठा रहे हैं तो हम जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। मैं वस्तु को उठा रहा हूं लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, लेकिन व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक। तो ऐसा उदाहरण जिसमें ये ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें धनात्मक भी और ऋणात्मक दोनों प्रकार के कार्य देखने को मिल रहे हैं। जरा एक उदाहरण और देखिएगा। उत्प्लावक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि उत्प्लावक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। अब जरा देखो, यहां पर ये, यहां पर पानी का ये कोई पात्र है और इसके अंदर ये कोई वस्तु है, और ये वस्तु माना ऊपर से नीचे आ रही है, डूब रही है। तो बताओ विस्थापन किधर है? नीचे की ओर, नीचे जा रही है, जिधर जाती है उधर विस्थापन। और उत्प्लावक किधर लगता है? ऊपर की ओर। बताया तो उत्प्लावक ऊ का मतलब ऊपर की ओर, उत्प्लावक ऊपर की ओर। तो बताइए ऐसी स्थिति के अंदर बल इधर, विस्थापन इधर, बताओ दोनों विपरीत हुए कि नहीं हुए? और विपरीत होते ही बताओ कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक, नेगेटिव। तो जब वस्तु कोई भी पानी में ऊपर से नीचे आती है तो उत्प्लावक बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। लेकिन अब दूसरा उदाहरण देखिएगा। यदि कोई वस्तु पानी में नीचे से ऊपर आ रही है, ये वस्तु है यहां पर, और पानी में नीचे से ऊपर आ रही है, तो बताओ विस्थापन किधर जा रहा है इसका? ऊपर, ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है। और उत्प्लावक बल तो हमेशा किधर लगता है? ऊपर की ओर। रट लें, उत्प्लावक बल हमेशा किधर लगेगा? ऊपर की ओर। चाहे अगली ऊपर से नीचे आए और चाहे नीचे से ऊपर जाए, अगला उत्प्लावक बल हमेशा लगेगा ऊपर की ओर। तो यहां भी उत्प्लावक बल ऊपर की ओर। और ऐसी स्थिति में बताइए वस्तु ऊपर ही जा रही है, उत्प्लावक बल भी ऊपर लग रहा है, तो बताइए दोनों एक ही दिशा में हो गए। बताओ कार्य कैसा हुआ? धनात्मक। तो बताइए ये उदाहरण कैसा है जिसके अंदर पता चल रहा है कि उत्प्लावक बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। जरा तीसरा एग्जांपल देखिएगा। जब कुएं से हम बाल्टी को खींचते हैं, और कुएं से जब बाल्टी को खींचते हैं तो जरा सोचिएगा, बाल्टी को अपन रस्सी से ऐसे खींच रहे हैं, तो जिधर अपन विस्थापन कर रहे हैं उधर यहां पर बल लगा रहे हैं, जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन। तो व्यक्ति द्वारा बाल्टी को, ये यहाँ पर कुआं, कुएं के अंदर यहाँ पर ये अपन ने गिर्री लगा दी, पुली लगा दी, व्यक्ति है, और ये यहाँ पर बाल्टी को खींच रहा है। और बताइए ऐसी स्थिति में जिधर बल लगा रहा है उधर ही रस्सी का विस्थापन हो रहा है, तो बताओ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक, क्योंकि बल विस्थापन एक दिशा में। लेकिन जरा देखिएगा, बाल्टी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर जा रही है,
और बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? हमेशा नीचे की ओर। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, बाल्टी का विस्थापन ऊपर की ओर। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। तो कार्य की हमने एक ऐसे एग्जांपल्स देखे कार्य में जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक कार्य दोनों देखने को मिलते हैं। अब यहां पर देखिएगा कार्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिन पर भी आपको गौर करना आवश्यक है, और वो आवश्यक है स्प्रिंग को खींचने पर या दबाने पर। तो इसमें क्वेश्चन खूब आता है कि किसी स्प्रिंग को, स्प्रिंग और स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा या दबाया, ऐसी स्थिति में कार्य क्या होता है? तो जब भी किसी स्प्रिंग को माना खींचा, खींचकर उसको अपन ने x दूरी तक खींच दिया, पहले ऐसे लटकी हुई थी, अपन ने x खींच दिया, तो ऐसी स्थिति में खींचने पर किया गया कार्य, और कार्य जब अपन इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग खींच जाएगी, और जब भी कोई चीज अपनी स्थिति को बिगाड़ लेती है तो उसमें हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। या ये भी आता है कि स्प्रिंग को खींचने में, खींचने में किया गया कार्य या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, कुछ भी आए परीक्षा में, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, और दोनों का ही सूत्र 1 होता है 1/2 kx स्क्वायर। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। अब इसी के अंदर एक और आता है कि यदि कोई स्प्रिंग है, इस पर हमने कोई द्रव्यमान लटका दिया, ये कोई द्रव्यमान लटकाया है, एम लटका दिया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लटका दिया, अगली खींच गई, वही माना एक्स खींची है, ये द्रव्यमान यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, कितनी खींच गई है? एक्स खींच गई। तो ये यहां से ये वाला हिस्सा, ये वाला जो इसका हिस्सा था स्प्रिंग का, ये वाला हिस्सा ये यहां पर पहुंच गया नीचे, ये वाला हिस्सा यहां से, और ये स्प्रिंग आपके एक्स खींच गई। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य, और वो होता है 1/2 mgx। तो याद रखिए दोनों सूत्र भी निकले हुए हैं, कक्षा 11 का जब अपन टॉपिक लेंगे तो इनको डिराइव भी करेंगे कि क्या है। तो कार्य के आप याद रखें कि स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य या स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा होती है 1/2 kx स्क्वायर या 1/2 mgx। ये आपकी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें एक टॉपिक और आता है महत्वपूर्ण, और वो है स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। एक तो ये याद रखिएगा कार्य ही ऊर्जा है, अपन बोलते हैं कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्क, कार्य पूजा है, ऐसे ही याद रखें फिजिक्स में कार्य ही ऊर्जा है। ऊर्जा के सूत्र कार्य के सूत्र, कार्य के सूत्र ऊर्जा के सूत्र, जो तेरे हैं वो मेरे हैं, और जो मेरे हैं वो तेरे हैं। सूत्र और मात्रक, कार्य के सूत्र और मात्रक आपस में ले भी सकते हैं और आपस में दे भी सकते हैं। तो यहां पर स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ये एक स्प्रिंग है, इसको हिंदी में कमानी कहते हैं, और इसके नीचे जब द्रव्यमान लटकाया तो अगली खींची, और खींचने में माना है एक्स खींची, और एम द्रव्यमान लटकाया, एम द्रव्यमान लटकाने पर एक्स खींची। तो बताइए ऐसी स्थिति में स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, इसका एक सूत्र है W बराबर 1/2 kx स्क्वायर बराबर mgx/2। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रणाली में आपको फॉर्मूला सीधा याद रखना चाहिए, 1/2 kx स्क्वायर बराबर mgx/2। सूत्र को याद करने पर यह भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज है। W कार्य के यहां पर कहलाता है स्प्रिंग नियतांक, और स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन/मीटर। न्यूटन बल का मात्रक है, मीटर विस्थापन न्यूटन/मीटर। और बताया था फिजिक्स में कभी भी नीचे लटकते मात्रकों को नहीं छोड़ते हैं, ऊंचा करते हैं, तो ये आता है न्यूटन/मीटर इनवर्स। स्प्रिंग नियतांक क्या है कल का समय बताऊं। एक बल होता है उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? जो किसी को वापस अपनी अवस्था में लेके आता है। मैंने किताब को दबाया, अब दबाने के बाद में मैं हट गया, अब किताब वापस अपनी अवस्था में जिस बल के कारण आई वो बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। मैंने स्प्रिंग को खींचा, इस द्रव्यमान स्प्रिंग को खींचा, अब इस द्रव्यमान को हटका देते तो स्प्रिंग वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। तो ऐसा बल जो किसी को वापस अपनी अवस्था में लेके आता है, ऐसा बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। रबड़ को खींचा और खींचने के पश्चात अपना बल हटा दिया, अब रबड़ वापस अपनी अवस्था में जिस बल के कारण आ रहा है, जिस बल के कारण कोई भी वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आती है, उसी का नाम है प्रत्यानयन बल। अंग्रेजी में कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, और इसका सूत्र होता है F बराबर kx। F बराबर kx, और यहां पर याद रखिएगा k बराबर हो जाएगा F/x। अब बताओ k का फॉर्मूला आ गया है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, x का होता है मीटर, तो ये होगा न्यूटन/मीटर।
और प्रत्यान बल हमेशा विस्थापन के विपरीत लगता है, इसलिए माइनस लगाते हैं, लेकिन मात्रकों में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपन ने कार्य के अंदर महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। अब कार्य के आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स पर गौर करिएगा कि परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कैसे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कार्य के बारे में पूछे जाते हैं। तो जरा देख, अब कार्य में एक टॉपिक और है और उसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कभी आपने इसका नाम सुना होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और एक ही लाइन की प्रमेय है, कुछ नहीं लेन देना। कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। किया गया कार्य, यहां पे लिखा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि किया गए कार्य के बराबर होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है m, वस्तु का द्रव्यमान है m और माना उसका वेग है v1। थोड़ी देर बाद में वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन वेग हो गया v2 बदल के। तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। शुरुआत में गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। कभी सुना होगा, तो v1²। और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv2²। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है बाद में से पहले, बाद के मान में से पहले के मान को घटाते हैं, उसे बोलते हैं वृद्धि। और कमी होती है पहले वाले मान में से बाद वाला मान। तो ये दो चीज भी आपको मैं लिख देता हूं, हमेशा याद रखना। कभी भी वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब होता है बाद वाली चीज में से घटाओ किसको, पहले वाली चीज को। और कमी क्या होती है, पहले वाले मान में से घटाओ किसको, बाद वाले मान को। तो जरा ध्यान दो, यहां पर क्या बोल रहा है, वृद्धि। तो बाद की गतिज ऊर्जा, बाद की गतिज ऊर्जा ये रही, पहले की गतिज ऊर्जा ये रही। तो वृद्धि का मतलब बाद में से पहले को घटाओ, तो ये हो गया 1/2 mv2², बाद की, माइनस 1/2 mv1²। और इसको यदि मैं कॉमन लूं तो बताओ कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 m। फिजिक्स में कभी भी आपको दिखता है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, और वो है कॉमन। तो लेने में क्या दिक्कत है कॉमन को, 1/2 m और अंदर होगा v2² माइनस v1²। m पिंड का द्रव्यमान, मैंने बताया था न्यूमेरिकल में आपको हर सिंबल का अर्थ पता होना चाहिए। m पिंड का द्रव्यमान। लगातार जो मैं आपको बता रहा हूं चीजों को सीखते चले, थोड़े दिनों के अंदर बिल्कुल आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। m पिंड का द्रव्यमान, v1 क्या है, उसका शुरुआती वेग है, और v2 क्या है, उसका बाद का वेग। शुरुआती वेग v1, 1 का मतलब पहले वाला वेग, v2, 2 का मतलब दूसरे वाला वेग, और ये आपके आ गया। इसी को बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय का सूत्र। तो सूत्र भी याद हो गया होगा, W बराबर 1/2 m, और कॉमन लीजिए 1/2 m को, तो अंदर बचेगा v2² माइनस v1²। तो ये कहलाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब यहां पर आपके इस कार्य ऊर्जा वाले जो टॉपिक अपन ने लिया है, कार्य का जो टॉपिक लिया है, इस कार्य के टॉपिक में कैसे आंकिक प्रश्न आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको हम यहां पर ले रहे हैं। तो जरा देखिए, कार्य के न्यूमेरिकल्स के अंदर ये पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा, महत्वपूर्ण सवाल है कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु में 10 मीटर का विस्थापन होता है। यदि वस्तु पर किया गया कार्य 25 जूल है, तो वस्तु की गति और बल के मध्य कोण क्या होगा। क्वेश्चन को जरा वापस सुनिएगा कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप कहोगे यहां पर F बराबर लग रहा है 5 न्यूटन, और ऐसी स्थिति में वस्तु का जो विस्थापन है वो है 10 मीटर। किया गया कार्य है 25 जूल। तो बताइए बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा। न्यूमेरिकल में जो भी चीज दी हुई है उसको आप सिंबल में लिखें, ऐसे नहीं लिखना है बल बराबर, हिंदी में नहीं F बराबर, क्योंकि फॉर्मूले हमेशा सिंबल में होते हैं। ऐसे नहीं लिखना विस्थापन बराबर, आप लिखो D बराबर। यहां नहीं लिखना है कार्य बराबर, लिखोगे W बराबर। ये क्वेश्चन में देखो आप, बल दे रखा है 5 न्यूटन, विस्थापन दे रखा है 10 मीटर, और कार्य दे रखा है 25 जूल। कौन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचो F D W थीटा। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स के अंदर यदि सीधे आंकड़े मिल रहे हैं और ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर आपको चीज पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूला होता है W बराबर FD cos थीटा, ये सूत्र है। अब जरा देखिएगा cos थीटा बराबर हो गया W अपॉन FD। W का मान यहां पर रखें तो W बराबर कितना है, यहां पर 25। F का मान कितना दे रखा है 5, D का मान कितना है 10। जरा सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने पर कितना होगा, यहां पर कटेंगे 5 आम 25 और 5 दूनी 10, तो क्या आएगा 1/2।
अब बताओ cos थीटा बराबर आया 1/2। अब इसमें थीटा का मान क्या होगा, तो cos में ही सोचो 1/2 किसका मान होता है, जब तो cos से cos कटेगा, तो 1/2 का मान cos में होता है cos 60, तो 1/2 को मैं लिख रहा हूं cos 60 और ये हो गया cos थीटा। cos से cos कैंसिल नहीं होते, इनवर्स लगा के मान लिया और यहां से आपके आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। सेकंड गेट 2016-17 के अंदर जो सेकंड गेट की भर्ती हुई थी आरपीएससी की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिएगा कितना सरलतम क्वेश्चन है, सिंपल। आपको बल विस्थापन आपको बस सिंबल में जैसे लिखोगे तुरंत पता चल जाएगा सूत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos थीटा बराबर W/FD, मान जमा दिया 1/2, 1/2 होता है cos 60 का मान, आंसर आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। और डिग्री को कभी भी रेडियन में बदलना है तो अपन क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 डिग्री से कर दो उसको गुणा। तो जैसे ही π/180 डिग्री से गुणा करेंगे तो बताइए कितने हो जाएगा, ये 6 × 18 और आंसर आ जाएगा π/30। ये आंसर आएगा रेडियन में। किसमें आंसर आएगा, ये रेडियन। उत्तर तो ये भी सही है 60 डिग्री, लेकिन हो सकता है परीक्षा के अंदर रेडियन में पूछ ले, तो कभी भी कोई भी आपका डिग्री में है π/180 डिग्री से गुणा करो हमेशा। डिग्री को जैसे ही π/180 डिग्री से गुणा करोगे आंसर किसमें आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में दे रखा है 1500 किलोग्राम की कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे में तक करने में किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो कार का द्रव्यमान दे रखा है 1500 किलोग्राम, तो यहां पर द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। कार का शुरुआती वेग दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए हमेशा याद रखें 5/18 से गुणा करो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर/घंटे को मीटर/सेकंड में कभी भी कन्वर्ट करना है, फिजिक्स में बहुत जगह पर आएगा ये, हमेशा याद रखो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा। और ये काटेंगे तो 18 दूना 36 और 5 दूनी 10, तो कार का शुरुआती वेग आ गया 10 मीटर/सेकंड। कार का बाद में वेग दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर अपन ने लिख दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी वही किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर/सेकंड में बदलने के लिए तो यहां पर भी अपन गुणा कर देंगे 5/18 से, ये हो जाएगा मीटर/सेकंड। और जैसे इसको बदलेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौका 20, आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड। अब यहां पर देखिएगा हमारे पास कार का द्रव्यमान है और 2 कार के वेग दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला होता है 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, कार ऊर्जा प्रमेय में पढ़ा था। और सीधा केवल मान जमाना है, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ये हो गया 1/2, m का मान दे रखा है 1500, तो यहां पे लिख दिया अपन ने 1500। v2 का मान दिया हुआ है 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर माइनस v1 का मान है 10 और ये कर दिया 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1500 2 का भाग देंगे 750, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, घटाएंगे तो 400 में से 100 गया, ये बचेगा 300। इसको गुणा कर लेंगे और यहां पर चूंकि कार्य निकाला है तो कार्य का मात्रक क्या आएगा, जूल। ग्रेड सेकंड 2018 के अंदर, अर्थात इससे पहले जो सेकंड ग्रेड हुई थी आरपीएससी की, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना सरलतम क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी ग्रेड के अंदर है, किसी भी लेक्चर के एग्जाम के अंदर कठिन नहीं आता, बशर्ते कि चीजों को समझ लें। तो यहां पर द्रव्यमान दे रखा है, कार की 2 आपको वेग दिया हुआ है, सिंपल आपको यहां पर कार का मान पूछा है कि 2 द्रव्यमान दिया हुआ है और कार की 2 चाल दी हुई है और आपको केवल मात्र कार्य निकालना, तो सीधा कार्य का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब देखो बच्चों, एक सवाल यह है, यदि कार्य, बल और समय को क्रमशः ए, बी व सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो A/BC किस भौतिक राशि के तुल्य है। अब यहां क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि कार्य को प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, ए से, बल को प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, बी से, और समय को प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, सी से। तो पूछा केवल यह है कि A/BC किसके तुल्य है। बस आपको कुछ नहीं करना है, मान जमाना है। ए की जगह बताओ यहां पर क्या लिखे हैं, कार्य, बी का मतलब क्या लिखे हैं अपन, बल, और सी का मतलब क्या लिखे हैं यहां पर, समय। अब आप कहोगे अब इसका क्या करें, तो जरा सोचो कि कार्य का सूत्र होता है FD। कार्य का सूत्र क्या होता है, FD। आपकी FD भी तभी बनेगी जब आप कार्य करोगे। तो W बराबर FD, कार्य का सूत्र भी याद रहे, मैंने बताया भी था कि W बराबर FD कार्य का सूत्र होता है। और यहां पर कार्य का सूत्र मैंने लिख दिया, FD का मतलब हिंदी में बोले तो बल गुणा विस्थापन बटा, ये ऐसे कैसे ही बल
गुणा समय। अब जरा देखो, बल से बल कैंसिल, और विस्थापन बटा समय क्या होता है बोलो, वेग। विस्थापन बटा समय वेग। तो बताओ a बटा bc किसके तुल्य है, वेग के तुल्य। तो ये इस प्रकार के कार्य के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स थे। ये न्यूमेरिकल्स एनटीएससी परीक्षा के अंदर भी पूछा हुआ है 2019 के अंदर। आगे हम इसी प्रकार से आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।